चलिए आगे बढ़ते हैं। मॉडिफाइड ड्यूरेशन का एक क्वेश्चन कर लेते हैं। द फॉलोइंग डेटा इज अवेलेबल फॉर अ बॉन्ड। फेस वैल्यू दिया हुआ है, कूपन रेट दिया हुआ है, ईयर्स टू मैच्योरिटी यानी कि मैच्योरिटी पीरियड दिया हुआ है 6 ईयर्स, रिडेम्पशन वैल्यू दिया हुआ है, यील्ड टू मैच्योरिटी 15% यानी कि YTM दिया हुआ है। राउंड ऑफ योर आंसर्स टू 3 डेसिमल्स। कैलकुलेट द फॉलोइंग इन रिस्पेक्ट ऑफ द बॉन्ड। पहले बोल रहा है करंट मार्केट प्राइस। करंट मार्केट प्राइस यानी कि P0। तो P0 कैसे निकालते हैं प्लेन वनीला बॉन्ड में? P0 इज इक्वल टू कूपन। कूपन कैसे आएगा? तो 11% मल्टीप्लाई बाय फेस वैल्यू यानी कि 1000, ये कूपन अमाउंट आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय PVAF ब्रैकेट में YTM यानी कि 15% कॉमा 6। तो हमने ये देख लिया कि कूपन भी एनुअल है, मैच्योरिटी पीरियड भी एनुअल है और YTM भी एनुअल है 15%, तो तीनों लाइन में। तो 15% कॉमा 6 प्लस रिडेम्पशन अमाउंट 1000 दिया हुआ है, मल्टीप्लाई बाय PVIF 15% कॉमा 6, तो P0 ऐसे आ जाएगा। दूसरा है ड्यूरेशन। तो ड्यूरेशन ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि ड्यूरेशन कैसे निकालते हैं। तो ड्यूरेशन मैं फिर से बता रहा हूँ, एक 5 कॉलम टेबल बनाते हैं, उसमें जो पीरियड होता है वो x होता है, उसके बाद कैश फ्लोज लिखते हैं, कैश फ्लोज के बाद हम प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर लिखते हैं, फिर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कैश फ्लो एट द रेट YTM निकालते हैं जिसे हम W बोलते हैं, और इस W को x से मल्टीप्लाई करके लास्ट कॉलम में WX लिखते हैं। समीशन WX करते हैं, समीशन W करते हैं, समीशन WX बाय समीशन W विल गिव यू ड्यूरेशन ऑफ द बॉन्ड। तो ऐसे आ जाएगा। तीसरा बोला जा रहा है वॉलेटिलिटी ऑफ द बॉन्ड। तो पहले तो आप खुद भी निकाल सकते हैं, तो मैं आपका पार्टिसिपेशन चाहूँगा इस लेक्चर्स में। तो इस वीडियो को यहीं पॉज कीजिए, सॉल्व कीजिए, P0 निकाल लीजिए और साथ साथ में ड्यूरेशन निकाल लीजिए, फिर रिज्यूम कीजिए। मैं आगे बढ़ रहा हूँ। करंट मार्केट प्राइस आपकी आएगी अप्रॉक्सीमेटली 834.48। ड्यूरेशन ऑफ द बॉन्ड यानी कि D आपका आएगा 4.570 ईयर्स। अब क्वेश्चन में बोला है वॉलेटिलिटी ऑफ द बॉन्ड निकालो। तो वॉलेटिलिटी हमको पता है मॉडिफाइड ड्यूरेशन का ही दूसरा नाम है। तो वॉलेटिलिटी इज इक्वल टू मॉडिफाइड ड्यूरेशन विच इज़ इक्वल टू D अपॉन 1 प्लस YTM। ये फॉर्मूला यूज़ करना है, यानी कि 4.570 अपॉन 1 प्लस 0.15, तो ये आपका आ जाएगा 3.974। तो वॉलेटिलिटी कितनी आ गई? 3.974। चौथा रिक्वायरमेंट है एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस इफ द इंक्रीज इन द रिक्वायर्ड यील्ड इज बाय 100 बेसिस पॉइंट। इंक्रीज इन रिक्वायर्ड यील्ड का यहाँ पे मतलब YTM है कि आपका जो YTM है वो 100 बेसिस पॉइंट अगर इंक्रीज हो जाता है तो एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस निकाल के दीजिए। तो हम क्या करेंगे, हम वॉलेटिलिटी का यानी कि मॉडिफाइड ड्यूरेशन का फॉर्मूला नंबर 2 यूज़ करेंगे। आइए देखते हैं। 100 बेसिस पॉइंट्स का मतलब 1% है, ये मैंने आपको पहले लेक्चर्स में बताया है। वॉलेटिलिटी का जो फॉर्मूला नंबर 2 मैंने बताया था, ये वाला फॉर्मूला 2, परसेंटेज चेंज इन प्राइस यानी कि P0 अपॉन परसेंटेज चेंज इन YTM, ये वाला यूज़ करेंगे हम। और ये वाला यूज़ अब करेंगे तो आपकी वॉलेटिलिटी की वैल्यू कितनी आएगी? 3.974। परसेंटेज चेंज इन P0 ये निकालेंगे और परसेंटेज चेंज इन YTM 1% दिया हुआ है यानी कि 100 बेसिस पॉइंट। तो हमारा परसेंटेज चेंज इन P0 आ गया कि 3.974 हमारा P0 चेंज हुआ। अब चेंज हुआ का मतलब बढ़ा या घटा? तो जो मैंने आपको नोट्स लिखाए थे कि YTM और P0 इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, वो यहाँ पे यूज़ होगा। कि क्वेश्चन में दिया है कि आपका जो रिक्वायर्ड यील्ड है वो इंक्रीज़ हो रहा है, तो सिंस YTM इंक्रीज़ हो रहा है P0 घटेगा। P0 कितने से घटेगा? तो P0 घटेगा 3.974 परसेंटेज से। मतलब ये कि आपका जो एक्सपेक्टेड P0 आएगा वो आएगा, जो अभी आपका P0 है माइनस कर देंगे 3.974 परसेंटेज ऑफ P0, कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू आएगी 801.318। तो हुआ क्या, आपका YTM बढ़ गया 100 बेसिस पॉइंट, तो P0 आपका घट गया। तो दोनों आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं। आगे है एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस
इफ डिक्रीज इन रिक्वायर्ड यील्ड इज बाय 75 बेसिस पॉइंट। यहाँ पर बाय वर्ड यूज़ किए, मतलब परसेंटेज चेंज की बात कर रहा है और डिक्रीज की बात कर रहे हैं, तो वही फॉर्मूला फिर से यूज हो जाएगा कि 75 बेसिस पॉइंट का मतलब 0.75%, 3.974 is equal to this. Now 3.974 is equal to percentage change in P0 upon 0.75%. मैंने आपको नोट्स में बताया था कि आपको यहाँ पे एब्सोल्यूट चेंज लेना है, यानी कि इस 0.75% को आपको आगे और कैलकुलेट नहीं करना है, इसको डायरेक्टली फॉर्मूले में यूज़ कर लेना है। डायरेक्टली यूज़ कर देंगे तो क्या करेंगे, 3.974 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.75 से, तो आपका परसेंटेज चेंज इन P0 आ जाएगा 2.9805%। सिंस यहाँ पे लिखा हुआ है डिक्रीज इन द रिक्वायर्ड यील्ड, यानी कि वाईटीएम गिर रहा है, अगर वाईटीएम गिरेगा तो P0 बढ़ेगा, कितने से बढ़ेगा, तो 2.9805% से बढ़ेगा। तो इस केस में आपका एक्सपेक्टेड P0 कितना आएगा, आपका एक्सपेक्टेड P0 आएगा P0, यहाँ पे प्लस कर देंगे आप 2.9805% ऑफ P0, कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा 859.35। तो इस वाले केस में क्या हुआ, इस वाले केस में ये हुआ कि मेरा P0 बढ़ गया, YTM गिर गया। ठीक है, तो ये आपका होता है मॉडिफाइड ड्यूरेशन का कॉन्सेप्ट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में ए पार्ट है, कंसिडर टू बॉन्ड्स, वन विथ 5 ईयर मैच्योरिटी एंड अदर विथ 20 ईयर्स टू मैच्योरिटी। तो एन दिया हुआ दोनों का। बोथ दी बॉन्ड्स हैव अ फेस वैल्यू ऑफ 1000 एंड कूपन रेट ऑफ 8% विथ एनुअल इंटरेस्ट पेमेंट। मतलब कूपन जो है वो साल भर का है और हमको मैच्योरिटी पीरियड भी एन साल भर का दिया हुआ है। एंड बोथ आर सेलिंग एट पार। सेलिंग एट पार का मतलब होता है ट्रेडिंग एट पार। तो प्रीवियस बॉन्ड के लेक्चर्स में मैंने बताया था कि अगर ट्रेडिंग एट पार दिया है उसका मतलब ये निकलता है कि जो आपका P0 है वो फेस वैल्यू के बराबर है। ठीक है, और अगर P0 फेस वैल्यू के बराबर होगा तो YTM कूपन रेट के बराबर होगा। तो इस क्वेश्चन में उसका यूज़ करने जा रहे हैं। अज्यूम दैट द यील्ड्स ऑफ बोथ द बॉन्ड फॉल टू 6%, यानी कि YTM 6% तक आ गया। वेदर द प्राइस ऑफ द बॉन्ड विल इंक्रीज और डिक्रीज। तो बिना किसी कैलकुलेशन के आप ये चीज़ अभी बता सकते हो कि इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। कैसे, आपको ये पता है कि YTM और P0 आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो सिंस यहाँ पे जो यील्ड है YTM गिर गया, यानी कि P0 बढ़ेगा, तो प्राइस ऑफ द बॉन्ड विल इंक्रीज। ये तो पक्का कितने से इंक्रीज होगा, क्या वैल्यूज होंगी, ये बात का मैटर है। बट कंसेप्चुअली हमको आंसर अभी ही पता है कि आपका अगर YTM कम हो रहा है मतलब बॉन्ड की प्राइस तो बढ़ेगी। सेकेंड पार्ट है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ दिस इंक्रीज डिक्रीज comes from a change in the present value of the bond's principal amount, and what percentage of this increase decrease comes from a change in the present value of the bond's interest payments। चलिए देखते हैं। इस क्वेश्चन का सिर्फ पार्ट ए ही हम सॉल्व करेंगे, पार्ट बी और पार्ट सी ड्यूरेशन ओरिएंटेड है तो आप सॉल्व कर सकते हैं। पार्ट ए में हमने को क्या क्या दिया हुआ है, गिवन है हमारे पास बॉन्ड 1 और बॉन्ड 2 नाम दे देते हैं। मैच्योरिटी यानी कि एन आपका 5 ईयर्स और 20 ईयर्स दिया हुआ है। फेस वैल्यू दोनों की 1000 है, कूपन दोनों का 8% पर एनम है। यहाँ तक तो हमें पता है। इसके आगे जो हमने डिड्यूस किया वो क्या है, चलिए देखते हैं। P0 फेस वैल्यू के बराबर है क्योंकि सेलिंग एट पार है, मतलब मेरा P0 हो गया 1000। और ये अगर ऐसा है यानी कि P0 फेस वैल्यू के बराबर है तो YTM कूपन के बराबर होगा, यानी कि YTM मुझे मिल गया 8% पर एनम, 8% पर एनम। अब नया YTM, न्यू YTM इज योर 6%, 8% से 6% हो गया तो फॉल दिख रहा है हमको। न्यू P0 निकाल के दो, बॉन्ड 1 का बॉन्ड 2 का, कि न्यू P0 कितना होगा। और साथ ही साथ ये बताओ कि जो नया वाला आया है अगर वो इंक्रीज़ हुआ है डिक्रीज़ हुआ है, हमारे केस में हमको पता है कि वो तो इंक्रीज़ हो गई, तो इंक्रीज़ होगा वो इंक्रीमेंट जो आया है वो कितना इंटरेस्ट पेमेंट यानी कि कूपन के कारण आया है और कितना प्रिंसिपल अमाउंट। तो प्रिंसिपल अमाउंट का ध्यान दीजिएगा, प्रिंसिपल अमाउंट यहाँ पे मतलब होगा रिडेम्पशन अमाउंट
क्योंकि हम यहाँ पे एज्यूम करेंगे रिडीम्ड एट पार। तो प्रिंसिपल अमाउंट आपका हो जाएगा रिडेम्पशन अमाउंट, यानी कि कितना इंक्रीज रिडेम्पशन अमाउंट के कारण आ रहा है। ठीक है, सॉल्व करते हैं। तो पहले बॉन्ड 1 का न्यू P0 निकाल लेते हैं। न्यू P0 निकालने के लिए कूपन है हमारे पास और नया वाला YTM भी है और रिडेम्पशन अमाउंट भी है और नया वाला YTM भी है। तो 8% ऑफ 1000 रुपीज़ इंटू PVAF 6% 5 प्लस 1000 टू PVIF 6% 5। तो ये जो पहला पोर्शन आप निकालते हो कूपन मल्टीप्लाई बाय PVAF और न्यू YTM बाय N या फिर कोई भी आपका रेट है कॉमा N, वो कहलाता है PV ऑफ द कूपन्स, यानी कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कूपन या प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट्स। ऑब्वियस ही बात है, मुझे कूपन 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 मिलेगा, उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालूंगा तो उसको प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट या कूपन ही कहूँगा। ये पहला वाला पार्ट हो गया, इसको मैंने अलग लिखा है, ये आगे काम आएगा। और जो रिडेम्पशन अमाउंट को आप मल्टीप्लाई करते हो प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर यानी कि PVIS से, वो कहलाता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रिडेम्पशन अमाउंट। लेकिन ये यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट का भी काम करेगा, और प्रिंसिपल अमाउंट यानी कि फेस वैल्यू होता है, क्योंकि हम यहाँ पे अज्यूम कर रहे हैं कि इट इज़ रिडीम्ड एट पार। तो क्वेश्चन में जो आपको ये लाइन लिखी हुई है, चेंज इन द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बॉन्ड प्रिंसिपल अमाउंट, यानी कि चेंज इन दी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बॉन्ड रिडेम्पशन अमाउंट, RA की बात चल रही है। और जो बाद वाला है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दी बॉन्ड इंटरेस्ट पेमेंट्स, यानी कि कूपन की बात चल रही है। तो हमारा जो P0 है वो दो चीज़ से बनता है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कूपन एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द रिडेम्पशन अमाउंट। तो हमने उसको अलग अलग लिख लिया, 336.96 प्लस 747, तो हमारा आंसर आ गया 1083.96। बॉन्ड 2 का भी निकालेंगे। बॉन्ड 2 का भी सेम, कूपन इंटू PVAF 6% 20, यहाँ पे N20 है, प्लस 1000 इंटू PVIF 6% 20, ये भी रिडीम्ड एट पार अज्यूम करेंगे। इसका पहला पोर्शन आएगा 917.6, दूसरा पोर्शन आएगा 312, टोटल आएगा 1229.60। नाउ लेट अस कैलकुलेट द PV ऑफ द कूपन एंड PV ऑफ रिडेम्पशन अमाउंट इन द ओरिजिनल केस। ओरिजिनल मतलब जब आपका P0 1000 रुपये के बराबर था और आपका YTM 8% के बराबर था, ये आपका ओरिजिनल केस है। तब आपका किस तरीके से P0 निकलता है वो देखते हैं। तो P0 इक्वल टू 80 इंटू PVAF 8% 5 प्लस 1000 इंटू PVIF 8% 5। इसका पहला पोर्शन आता 319.41 और दूसरा था 680.59, टोटल आपका 1000 आता। बॉन्ड नंबर 2 का भी सेम कर लेंगे। जब आप बॉन्ड नंबर 2 का निकालोगे तो इसका आएगा 1000 इज इक्वल टू 785.45 प्लस 214.55। नाउ कंपेयरिंग द टू वी गेट। अब आप एकदम ध्यान से देखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन का जो रिक्वायरमेंट है उस पर हम आ चुके हैं कि बॉन्ड नंबर अगर 1 की बात करें तो हुआ क्या, समरी बेसिस में बताइए कि हुआ क्या। तो देखिए हुआ ये कि 8% ऑफ YTM था, P0 1000 था, ये 1000 रुपीज़ बना है 319.41 प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कूपन से, और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ RA यानी कि प्रिंसिपल से 680.59। जब ये YTM 8% से 6% हो गया बॉन्ड नंबर 1 में, तो मेरा P0 बढ़ेगा। तो मेरा P0 बढ़ गया 1000 रुपये से 1083.96 हो गया, और उस 1083.96 का जो ब्रेकअप है वो है PV ऑफ कूपन 336.96 और PV ऑफ RA 747। कुल मिला के हमको ये तो दिख गया, अगर हम डिफरेंस निकालेंगे कि मेरा 2% से YTM गिरा तो मेरा 83.96 से बॉन्ड का प्राइस बढ़ गया, P0 यानी कि बॉन्ड का मार्केट प्राइस, तो मेरा 83.96 बॉन्ड का प्राइस बढ़ गया। अब क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ये थी कि इस 83.96 में ये बताओ कि इसका जो बढ़ने का कारण है वो कितना कूपन के कारण है और कितना रिडेम्पशन अमाउंट के कारण है। तो मैंने बोला कि अगर इस परसेंटेज को हम 100% मान लें तो निकाला जा सकता है। कैसे निकालेंगे कि अगर 83.96 टोटल प्राइस बढ़ी है बॉन्ड की, जिसमें मेरा PV ऑफ कूपन अमाउंट 17.55 बढ़ा है और PV ऑफ R यानी कि प्रिंसिपल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द प्रिंसिपल 66.41 बढ़ा है। परसेंटेज में बात करेंगे तो अगर 83.96
100% के बराबर है, तो 17.55 कितने परसेंटेज के बराबर है? तो यूनिटरी मेथड यूज़ करके 100/83.96 इंटू 17.55 करेंगे तो आपका आ जाएगा 20.90%। और दूसरे का निकालेंगे यानी कि पी वी ऑफ आर यानी कि प्रिंसिपल का निकालेंगे तो 79.10% जाएगा। ये 20.9 एंड 79.1 आर योर आंसर्स। कैसे? क्वेश्चन ने बोला कि जो इंक्रीज हो रहा है ना, उस इंक्रीज का श्रेय मतलब उसका जो क्रेडिट है, श्रेय बोलते हैं ना क्रेडिट, तो उसका क्रेडिट कितना कूपन को जाना चाहिए और कितना प्रिंसिपल को जाना चाहिए। तो मैंने बोला कि सर जो इंक्रीज आया है, पहली बात तो इंक्रीज आया क्योंकि वाइट टाइम गिर रहा है तो मेरा प्राइस बॉन्ड का इंक्रीज होगा। अब बॉन्ड की प्राइस इंक्रीज होने में जो कूपन है उसको क्रेडिट मिलना चाहिए 20.9%, और जो और रिडेम्पशन अमाउंट का प्रेजेंट वैल्यू है उसको 79.1% का क्रेडिट जाना चाहिए। मतलब उसके कारण, उसके 79.10% के कारण ही बढ़ा है मेरा बॉन्ड का प्राइस, और 20.90% कूपन के कारण मेरा बॉन्ड का प्राइस बढ़ा है। कुल मिला के 100% बढ़ा है, 100% यानी कि 83.96 बढ़ा है। ठीक है, ऐसा ही कैलकुलेशन हम बॉन्ड नंबर 2 का भी करेंगे। इसमें बस ये सब चेंज हो जाएगा, 785,214 हो जाएगा, 917,312 हो जाएगा। इसको भी डिस्कस कर लेते हैं कि अगर यहाँ पे आपका 2% वाईटीएम कम हुआ है तो 229.60 आपका बॉन्ड का प्राइस बढ़ा है, तो बढ़ेगा क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है दोनों आपस में। अब इसमें 132.15 बड़ा है पीवी ऑफ कूपन और 97.45 बड़ा है पीवी ऑफ आर ए रिडेम्पशन अमाउंट यानी कि प्रिंसिपल। परसेंटेज में बात करेंगे तो ये आएगा 57.55 और ये आएगा 42.45। ठीक है, तो इस तरीके से सॉल्व होता है आपका ये वाला क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं इम्यूनाइजेशन का कॉन्सेप्ट। इम्यूनाइजेशन के लिए हम एक एग्जांपल लेंगे, वो ये है कि इन्वेस्टर को कोई फंड की रिक्वायरमेंट है, यानी कि उसका कुछ कैश आउटफ्लो होने वाला है, उसको पैसों की ज़रूरत है, विच इज़ शेड्यूल्ड इन द फ्यूचर। मतलब उसको आज पैसे की ज़रूरत नहीं है, तो उसको कहीं आगे जाके फ्यूचर में पैसों की ज़रूरत है। ये जो कॉन्सेप्ट है इम्यूनाइजेशन, इसको समझने के लिए मैं इंडियन कंटेक्स्ट का कोई एग्जांपल ले रहा हूँ, और एग्जांपल है मैरिज आफ्टर 1 ईयर। मतलब आप ये सोचिए कि आपके घर में शादी है 1 साल बाद, तो जब भी घर में शादी होती है तो खर्चा होता है, बहुत सारे एक्सपेंस होते हैं, यानी कि कैश आउटफ्लो होता है, तो आपको फंड की रिक्वायरमेंट हो सकती है। मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूँ कि घर में शादी है 1 साल बाद, ठीक है, फिक्स हो गई शादी, 1 साल बाद की डेट आई है, 1 साल बाद शादी है। अब आज मुझे पता चल रहा है कि मुझे 1 साल बाद खर्चा करना है, क्योंकि शादी फिक्स होगी तो खर्चा होगा। मैं इस खर्चे को बोल देता हूँ 10 लाख रुपीज़, कि मेरा 10 लाख रुपीज़ का खर्चा होगा। कोई भी अमाउंट ले सकते हैं, एक्स वाई जेड, मैंने 10 लाख रुपीज़ ले लिया कि मेरा 1 साल बाद 10 लाख रुपीज़ का आउटफ्लो होने वाला है। मुझे आज ही उसकी प्लानिंग कर लेनी है कि कल को मुझे, यानी कि 1 साल बाद मुझे दिक्कत ना आए, पैसों की दिक्कत ना आए, 10 लाख रुपीज़ मेरे पास होने चाहिए हाथ में। ठीक है, तो इन्वेस्टर जो है वो प्लानिंग क्या करेगा? प्लानिंग ऐसे करेगा कि उसने नाउ ही चोज बॉन्ड द पोर्टफोलियो एज एन इन्वेस्टमेंट। मतलब मतलब वो एक बॉन्ड का पोर्टफोलियो बनाना चाहता है, यानी कि एक बास्केट बनाना चाहता है बॉन्ड का, जिसमें वो 3 बॉन्ड रखेगा, ए बी और सी, बॉन्ड ए, बॉन्ड बी और बॉन्ड सी। तो वो उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है। अब वो ये प्लान करना चाह रहा है कि ये जो अगर बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट कर रहा है उससे कुछ रिटर्न कमाएगा, यानी कि कूपन कमाएगा और कैपिटल अप्रिसिएशन कमाएगा। हमने ड्यूरेशन जब डिस्कस किया था तो हमने देखा था कि कोई भी इन्वेस्टर की जो रिकवरी होती है इन्वेस्टमेंट की, वो रिटर्न के रूप में होती है। कि जब आप कंपनी को पैसा देते हो तो वो इन्वेस्टमेंट कहलाता है, कंपनी जब आपको पैसा देती है तो वो रिटर्न कहलाता है। तो वही रिटर्न एक तरीके से आपका रिकवरी इन्वेस्टमेंट का। वहाँ पर मैंने एग्जांपल लिया था कि 100 रुपये आप कंपनी को देते हो और 1 साल बाद कंपनी आपको 10 रुपये ला के देती है, तो आप बोलोगे कि 100 रुपये में से तो 10 रुपये मेरे रिकवर हो गए, 90 रुपीज़ रिकवर करना बाकी है, वसूलना बाकी है। तो यहाँ पर भी ये प्लानिंग क्या कर रहा है, ये प्लानिंग ये कर रहा है इन्वेस्टर
कि मैं पैसा लगाऊंगा बॉन्ड में, उससे मुझे कुछ रिटर्न आएगा, मतलब मेरे घर में पैसे आएंगे। ये रिटर्न यानी उसको आएगा, यानी कि उसकी इन्वेस्टमेंट की रिकवरी होगी। ये इन्वेस्टमेंट की जब रिकवरी होगी तो उसके घर में पैसे आएंगे तो कैश इनफ्लो होगा ना। अब बॉन्ड में पैसा लगाओगे तो आपके घर से पैसा जाएगा, आपको बॉन्ड से पैसा मिलेगा, यानी कि आपको रिटर्न मिलेगा, कूपन मिलेगा, रिडेम्पशन अमाउंट वगैरह मिलेगा, कैपिटल अप्रिसिएशन मिलेगा, यानी कि आपको कैश इनफ्लो होगा। अब वो सोच रहा है कि यही कैश इनफ्लो को मैं यूज़ करूँगा फॉर मैरिज, मतलब मेरा जो रिकवरी होना चाहिए इस इन्वेस्टमेंट से वो 10 लाख रुपए के बराबर होना चाहिए, क्योंकि मुझे 1 साल बाद 10 लाख रुपए की ज़रूरत है। तो आज मैंने कुछ पैसे बॉन्ड में लगा दिए, ए और बी और सी में लगा दिए। 1 साल बाद मेरी रिकवरी हो गई, और रिकवरी कितनी हुई? 10 लाख रुपए के बराबर हुई। क्यों? क्योंकि मुझे 10 लाख रुपए 1 साल बाद चाहिए थे। ठीक है, तो इन ऑर्डर टू डू दिस इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट द कैश इनफ्लो टाइम शुड मैच विद द कैश आउटफ्लो टाइम। सही बात है। बॉन्ड की आप देखते हो कि मैच्योरिटी 10 साल 5 साल बहुत होती है, तो ड्यूरेशन भी सबसे उसका चेंज होता रहता है। बट मुझे पैसे तो अगले साल तक चाहिए ना, मुझे 10 लाख रुपए अगले साल तक चाहिए, 1 साल बाद ही शादी है, और मेरे को जो फंडिंग करनी है अपनी शादी की 10 लाख रुपए की, वो सिर्फ बॉन्ड्स के थ्रू करनी है। मैं और कोई रास्ता नहीं ढूंढ रहा पैसों का, मुझे सिर्फ बॉन्ड से कमाना है। ठीक है, ये एजम्पशन है कि मैं 10 लाख रुपीज़ का जो पूर्ति है, का जो फंडिंग है, जो फाइनेंसिंग है, मैं सिर्फ इस बॉन्ड पोर्टफोलियो के थ्रू करूँगा और कोई पैसा नहीं लगाऊंगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो कि जो कैश इन्फ्लो मुझे होने वाला है, यानी कि मुझे जो रिकवरी होनी चाहिए मेरी इन्वेस्टमेंट की, वो मेरे कैश आउटफ्लो टाइम से मैच करना चाहिए। यहाँ पे मेरा टाइम 1 ईयर है, कि 1 साल बाद मुझे खर्चा होने वाला है, तो 1 साल बाद मुझे पैसा भी आ जाना चाहिए। तो कैश इनफ्लो टाइम शुड बी इक्वल टू कैश आउटफ्लो टाइम। कैश इनफ्लो का मतलब यहाँ पे रिकवरी ऑफ इन्वेस्टमेंट से, कि मैं जो पैसा लगा रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, उसकी रिकवरी हो जाए। उसकी रिकवरी रिटर्न के रूप में होती है। ये रिकवरी का जो टाइम होता है उसे ही हम ड्यूरेशन बोलते हैं, है ना। एवरेज टाइम टेकन टू रिकवर हिज और हर इन्वेस्टमेंट इज नथिंग बट द ड्यूरेशन। यानी पूरे के पूरे बॉन्ड पोर्टफोलियो, जिसमें मैंने ए भी रखा है, बी भी रखा है, सी भी रखा है, उस पूरे के पूरे पोर्टफोलियो का जो ड्यूरेशन है वो मेरे कैश आउटफ्लो टाइम यानी 1 साल से बराबर होना चाहिए, है ना। तो इसलिए आपका एक इक्वेशन सामने आता है कि वेट ऑफ ए इंटू ड्यूरेशन ऑफ ए प्लस वेट ऑफ बी इंटू ड्यूरेशन ऑफ बी प्लस वेट ऑफ सी इंटू ड्यूरेशन ऑफ सी शुड बी इक्वल टू कैश आउटफ्लो टाइम। ठीक है, मतलब पूरे पोर्टफोलियो का जो ड्यूरेशन है वो मेरे कैश आउटफ्लो टाइम से मैच होना चाहिए। अगर वो मैच हो गया तो बढ़िया हो जाएगा मेरे लिए, मतलब मुझे 1 साल बाद जो 10 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट चाहिए थी वो मेरी पूरी हो जाएगी बॉन्ड्स के थ्रू, रिकवरी हो जाएगी रिटर्न के रूप में। और जब ऐसा होगा तो मैं कहूँगा कि जब पोर्टफोलियो इज इम्यूनाइज्ड, मतलब इम्यूनाइजेशन प्रोसेस इज कंप्लीट। अब ये जो वेट्स हैं ए बी और सी, ये क्या है? ये है अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डन इन बॉन्ड ए बी एंड सी, कि कितना पैसा ए में डला है, कितना पैसा बी में डला है और कितना पैसा सी में डला है, वो वेट्स है। ये अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट होगा कितना? ये होगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द टोटल अमाउंट रिक्वायर्ड इन द फ्यूचर। अब इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ, एकदम ध्यान से सुनना। मेरे अभी तक एग्जाम्पल में मैंने आपको क्या बताया है कि मुझे 1 साल बाद 10 लाख रुपए की ज़रूरत है, मुझे 1 साल बाद 10 लाख रुपए चाहिए, तो आज कुछ पैसा मैं इन्वेस्ट करूँ कि कल को यानी कि 1 साल बाद मुझे 10 लाख रुपीज़ मिल जाए। इसका मतलब ये निकला कि 10 लाख रुपीज़ का मैं प्रेजेंट वैल्यू निकालूंगा। मान के चलो प्रेजेंट वैल्यू आया 6 लाख रुपीज़, 1 साल बाद फ्यूचर वैल्यू 10 लाख रुपीज़ है, उसकी प्रेजेंट वैल्यू 6 लाख रुपीज़ आई। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 10 लाख की 6 लाख। ठीक है, आपने रेट वगैरह यूज़ करके 6 लाख रुपीज़ निकाला। अब ये जो आपका 6 लाख रुपीज़ आया है, इतना आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा ए बी और सी में। थोड़ा पैसा आपने ए में डाला, इस 6 लाख रुपीज़ में से ही थोड़ा पैसा आपने ए में डाला, थोड़ा बी में डाला, थोड़ा सी में डाला। कितना डाला? तो जो वेट्स निकल के आएंगे इस इक्वेशन से उतना उतना आपने डाल दिया। कि 6 लाख रुपीज़ को थोड़ा ए में डालेंगे, थोड़ा बी में, थोड़ा सी में। टोटल पैसे आपके घर से 6 लाख रुपीज़ गए, बट वो जो बास्केट है यानी कि पोर्टफोलियो है, उसके अंदर में जो 3 आइटम पड़े हुए इन्वेस्टमेंट के ए बी और सी बॉन्ड,
उसमें अलग अलग तरीके से चले गए। एग्जाम्पल, तो 6 लाख रुपीज़ में से 3 लाख रुपीज़ ए में चले गए, 2 लाख रुपीज़ बी में चले गए, 1 लाख रुपीज़ सी में चले गए। इस तरीके से आपने इन्वेस्टमेंट कर दी। वो 6 लाख रुपीज़ 1 साल बाद 10 लाख रुपए बन जाएगा, यानी कि आपकी रिकवरी हो जाएगी इन्वेस्टमेंट की। और वो 10 लाख रुपये जो आपका कैश इनफ्लो है, वो आपको आपके कैश आउटफ्लो यानी कि आपके मैरिज पर्पज़ के लिए काम में आ जाएगा। बहुत अच्छी प्लानिंग हो गई है। नोट्स, व्हेन अबव इक्वेशन होल्ड्स ट्रू, मतलब सही प्रूव हो जाती है, देन इट इज सेड दैट द बॉन्ड पोर्टफोलियो इज इम्यूनाइज्ड। इसका मतलब ये है कि एक अकेले बॉन्ड का इम्यूनाइजेशन नहीं होता, एक पोर्टफोलियो ऑफ द बॉन्ड, मतलब मोर देन वन बॉन्ड का इम्यूनाइजेशन होता है, उस पूरे के पूरे पोर्टफोलियो का इम्यूनाइजेशन होता है। इम्यूनाइजेशन प्रोसेस इम्यून्स या सेफगार्ड्स द बॉन्ड पोर्टफोलियो फ्रॉम प्राइस रिस्क एंड री इन्वेस्टमेंट रेट रिस्क। आप सोच रहे होगे कि इसको इम्यूनाइजेशन क्यों बोला गया। इम्यूनाइजेशन का मतलब होता है बचाव, सेफगार्ड करना, इम्यून करना। तो दो ऐसे रिस्क होते हैं जिससे आप अपने पोर्टफोलियो को बचाना चाहते हैं, जो इस तरीके से यानी कि इस इक्वेशन के थ्रू मीट आउट होता है, और आपका जो बॉन्ड पोर्टफोलियो है वो सेफगार्ड होता है। एक एक करके समझा रहा हूँ। पहला है प्राइस रिस्क, दूसरा री इन्वेस्टमेंट रेट रिस्क। स्टूडेंट के साथ ये होता है कि जब भी वो ऐसे भारी भारी वर्ड्स देखते हैं, प्राइस रिस्क, री इन्वेस्टमेंट रेट रिस्क, तो उनको अच्छे से समझ में नहीं आता। मेरी कोशिश है कि एकदम सिंपल तरीके से आपको समझाऊं। स्टार्ट करते हैं। प्राइस रिस्क का मतलब ये होता है कि रिस्क दैट द P0 ऑफ द बॉन्ड डिक्रीजेस, so you cannot book profit before maturity। मतलब जो बॉन्ड्स हैं वो स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग होती रहती है, यानी कि बढ़ेगा घटेगा बढ़ेगा घटेगा, मार्केट प्राइस है, कुछ भी हो सकती है। तो ऐसा एक रिस्क है कि जो बॉन्ड में मैंने पैसे लगाए हैं उस बॉन्ड की मार्केट प्राइस बहुत कम हो जाए। अगर उसकी मार्केट प्राइस बहुत कम हो जाएगी तो कल को अगर मैं उसको बेचने जाऊँ उस बॉन्ड को, तो बहुत सस्ता बिकेगा। मान के चलो 100 रुपये में मैंने वो बॉन्ड परचेज़ किया था, और मेरा मन नहीं है कि मैं मैच्योरिटी तक रुकूँ, तो मैंने लिखा है बिफोर मैच्योरिटी। तो प्राइस रिस्क जो अराइज होता है वो बिफोर मैच्योरिटी अराइज होता है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम ध्यान से समझना कि प्राइस रिस्क विल ओनली अराइज बिफोर मैच्योरिटी, क्योंकि बिफोर मैच्योरिटी इट इज ट्रेडिंग इन द मार्केट। नाउ इफ इट इज ट्रेडिंग इन द मार्केट, रिस्क ये है कि जो 100 रुपये का बॉन्ड मैंने परचेज़ किया था उसकी मार्केट प्राइस 90 रुपीज़, 80 रुपीज़, 70 रुपीज़, 50 रुपीज़, 40 रुपीज़ हो जाए। कम भी हो सकती है, बढ़ भी सकती है। अगर कम होती गई तो बहुत बड़ा लॉस है कि मैंने जितने पैसे में ख़रीदा था वो चीज़ उतने की बची ही नहीं। 100 रुपये मैंने बॉन्ड ख़रीदा था, आज उसकी प्राइस 40 रुपीज़ हो गई। तो रिस्क है, वो कहलाता है प्राइस रिस्क। दूसरा है री इन्वेस्टमेंट रेट रिस्क। इसके अंदर में मैं जाऊंगा, पर पहले मैं आपको ये रिकॉल करा दूं कि री इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या सिखाया था। री इन्वेस्टमेंट का मतलब ये सिखाया था कि अगर 100 रुपये का बॉन्ड मैंने परचेज़ किया, ठीक है, 100 रुपये मैंने कंपनी को दे दिए, 10 रुपये मेरे पास कूपन के रूप में आए। मैंने इस कूपन को बोला रिटर्न है मेरा। रिटर्न तो है भैया, लेकिन ये 10 रुपये का आप करोगे क्या? आप 10 रुपये को कहीं और लगाओगे। तो मैं बोला नहीं, मैं तो खर्चा कर दूंगा। तो बोला कि मैं एक्सपेंस की बात करूंगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि मेरी इनकम माइनस एक्सपेंस इक्वल टू इन्वेस्टमेंट विच इज़ अराइजिंग ऑन दी सेविंग्स। मतलब मेरे एक्सपेंसेस जो मेरे को बियर करने हैं वो मेरे हो रहे हैं, तो तभी तो मेरे पास सेविंग आ पा रही है, और वो सेविंग के कारण मैं अपना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कमा पा रहा हूँ, मतलब इन्वेस्टमेंट कर पा रहा हूँ और रिटर्न फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट कर कमा पा रहा हूँ। और वो जो रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट है वो मेरे इनकम का पार्ट बन जा रहा है। मतलब कि जो 10 रुपये मेरे पास कूपन आएगा उसको मैं कहीं और इन्वेस्ट करूँगा। तो ये हुआ क्या, एक इन्वेस्टमेंट से जो रिटर्न आया अब वो एक नया इन्वेस्टमेंट बन गया। तो पुरानी इन्वेस्टमेंट से रिटर्न कमाना और उसी रिटर्न को इन्वेस्टमेंट बना देना इज नोन एज री इन्वेस्टमेंट। ये क्लियर हो गया। अब आते हैं री इन्वेस्टमेंट रेट रिस्क में। ये कहता है कि द रिस्क दैट द रिटर्न यानी कि कूपन, कैपिटल अप्रिसिएशन आर इन्वेस्टेड एट लोअर YTM।
ये रिस्क है कि आपके पास जो पैसा आएगा वो लोअर वाईटीएम में इन्वेस्ट हो पाएगा। एग्जांपल लेते हैं कि आप जिस बॉन्ड में पैसे लगाए थे, ठीक है, उसमें 10% वाईटीएम आपको मिल रहा था, यील्ड टू मैच्योरिटी 10% मिल रहा था। और उसके बिहाफ में हुआ क्या, जो 10% आपको मिल रहा था, यानी कि 100 रुपये लगाए 10% आपको मिल रहा था वाईटीएम, तो कूपन उसमें था मान के चलो 8 रुपीज़। 100 रुपये आपने लगाए, 8 रुपीज़ आपको मिल रहा है कूपन के रूप में, और आपका वाईटीएम है 10%। मार्केट में जो इंटरेस्ट रेट्स है वो गिर गए। अब नया जो बॉन्ड है उसका वाईटीएम 10% की जगह 5% हो गया, जस्ट आधा। अब आपके पास जो 8 रुपये आए हाथ में, उसको री इन्वेस्ट करोगे, मतलब कहीं इन्वेस्टमेंट करोगे तो री इन्वेस्टमेंट कहलाएगा। तो अब 8 रुपीज़ को जब इन्वेस्ट करने गए, मार्केट गए, तो देखा कि हर जगह बॉन्ड जो मिल रहा है वो 5% वाईटीएम का मिल रहा है। तो आप ये सोचोगे कि जिस बॉन्ड में पैसा लगाया था 10% के रेट से लगाया था, अब मार्केट में 8 रुपये लेके जा रहा हूँ, तो सिर्फ 5% वाईटीएम कमाने का ऑप्शन मिल रहा है और ऑप्शन ही नहीं मिल रहा। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि वाईटीएम गिर चुके हैं। 10% वाईटीएम मिल रहे थे तो इन्वेस्टमेंट कर लिया था मैं, अब 5% मिल रहे हैं। अब इस 8 रुपये का करूँ क्या? इस 8 रुपये को जहाँ पर भी लगाऊंगा सिर्फ 5% वाईटीएम कमा पाऊंगा। ये जो मैंने कहा कि इस 8 रुपये को, यानी कि इस री इन्वेस्टमेंट को लेके जाऊंगा और कम लगा पाऊंगा, यानी कि लोअर कमा पाऊंगा, तो रिस्क है। दिस इज नोन एज री इन्वेस्टमेंट रेट रिस्क। कि जब आपके पास री इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा इकट्ठा हो जाएगा और आप खुशी खुशी मार्केट जाएंगे पैसा लगाने उसी को, तो देख पाएंगे कि वहां पे लोअर वाईटीएम मिल रहा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं। The following data are available for 3 bonds A, B and C. These bonds are used by a bond portfolio manager to fund an outflow scheduled in 6 years. तो जो मैं आप बेसिक समझा रहा था वही यहाँ पे लिखा है कि एक बॉन्ड पोर्टफोलियो मैनेजर है, उसको 6 साल बाद कुछ पैसा आउटफ्लो जाना है, कैश आउटफ्लो होना है उसका। करंट यील्ड 9% दिया हुआ है। ऑल बॉन्ड्स हैव द फेस वैल्यू ऑफ 100 ईच एंड विल बी रिडीम्ड एट पार, मतलब रिडेम्पशन अमाउंट इज इक्वल टू फेस वैल्यू इज इक्वल टू 100 रुपीज़। इंटरेस्ट इज पेबल एनुअली। बॉन्ड दिया हुआ है मैच्योरिटी ईयर्स 10, 8 और 5। कूपन दिया हुआ है 10, 11 एंड 9। कैलकुलेट द ड्यूरेशन ऑफ द बॉन्ड। ठीक है, अब करंट यील्ड जो क्वेश्चन में वर्ड लिखा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे वाईटीएम लेना पड़ेगा, क्योंकि करंट यील्ड मैंने आपको बताया है वो अलग चीज़ होती है, वो फुल कूपन अपॉन P0 इंटू 100 गवर्नमेंट सिक्योरिटीज टी बिल्स में यूज़ होता है। बट इस क्वेश्चन को जिस हिसाब से डिज़ाइन किया हुआ है उसमें अगर आप नोटिस करोगे तो किसी भी बॉन्ड का अलग से वाईटीएम निकाल के नहीं दिया, और आपको ड्यूरेशन निकालने के लिए वाईटीएम की ज़रूरत पड़ती है ना। वाईटीएम नहीं रहेगा तो आप ड्यूरेशन नहीं निकाल पाओगे। ड्यूरेशन के लिए चाहिए क्या क्या रहता है? ड्यूरेशन का फॉर्मूला है समेशन डब्ल्यू एक्स बाय समेशन डब्ल्यू, यानी कि आपको एक्स चाहिए और डब्ल्यू चाहिए। एक्स यानी कि ईयर्स, यहाँ पे मैच्योरिटी पीरियड दिए हुए हैं 10, 8, 5, कोई दिक्कत नहीं है। डब्ल्यू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कैश फ्लो एट द रेट वाईटीएम, तो कैश फ्लो चाहिए। कैश फ्लो यानी कि कूपन और रिडेम्पशन अमाउंट। कूपन दिया हुआ है, फेस वैल्यू दिया हुआ है, कूपन रेट दिया तो कूपन आ जाएगा। रिडेम्पशन अमाउंट तो लिख दिया रिडीमेबल एट पार। बच क्या गया? बच गया वाईटीएम। तो ड्यूरेशन निकालने के लिए क्वेश्चन में कोई और डेटा ही नहीं है और तीनों बॉन्ड का अलग अलग वाईटीएम भी नहीं दिया हुआ। ऐसे जब क्वेश्चन को आप पढ़ते हैं तो आप चीज़ों का मीनिंग अपने हिसाब से ड्रॉ करते हैं, और आपको ऐसा ही स्टूडेंट बनना है, आपको ऐसा ही स्मार्ट स्टूडेंट बनना है। आपको सिर्फ जो पढ़ाया गया वही अप्लाई करने वाला स्टूडेंट नहीं बनना है। अगर मैंने आपको करंट यील्ड पढ़ाई है कि फुल कूपन अपॉन P0 इंटू 100, ये तो याद रखना ही है, बट थोड़ा सा उसके ऊपर उठ के भी सोचना है कि अगर ऐसा क्वेश्चन मेरे सामने आ जाए जहाँ पे मुझे ड्यूरेशन निकालना पड़े और ड्यूरेशन के लिए वाईटीएम चाहिए हो, तब मैं क्या करूँ। तब आप क्या करोगे, आप दिमाग लगाओगे और देखोगे सिंस यहाँ पे करंट यील्ड मुझे 9% लिखा हुआ है ना, शायद यही वाईटीएम होगा तीनों का। क्योंकि अगर इसको मैं वाईटीएम मान लेता हूँ तीनों का, ये तीनों बॉन्ड अलग अलग हैं, तो तीनों बॉन्ड का अलग अलग ड्यूरेशन आएगा। तो तीनों का अगर वाईटीएम मान लूँगा
तो मेरा काम कितना आसान हो जाएगा, मैं तीनों का अलग अलग ड्यूरेशन निकाल पाऊंगा। ऐसे दिमाग लगाना है। और यहाँ पे आपका करंट यील्ड का मतलब YTM के बराबर होगा, विच इज़ नथिंग बट 9% फॉर बॉन्ड A, B एंड C। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको स्मार्ट बनना है, ये सोचना है कि क्वेश्चन डिज़ाइन किस हिसाब से हुआ है और अपने एक्शंस उस हिसाब से लेने हैं। फेस वैल्यू दिया हुआ है 100, रिडीम एट पार यानी कि R इज इक्वल टू फेस वैल्यू इज इक्वल टू 100, और कैश आउटफ्लो का टाइम दिया हुआ है 6 ईयर्स। ठीक है, अब ड्यूरेशन, तो ड्यूरेशन आप इस वीडियो को पॉज कीजिए, मेरे लेक्चर में पार्टिसिपेट कीजिए और खुद से निकालिए और फिर इसको रिज्यूम कीजिए। मैं आगे बढ़ रहा हूँ। बॉन्ड ए आपका आएगा 6.862 ईयर्स, बॉन्ड बी आएगा 5.833 ईयर्स और बॉन्ड सी का ड्यूरेशन आएगा 4.242 ईयर्स। इसको डी ए, इसको डी बी, इसको डी सी बोल सकते हैं। सेकेंड पार्ट, द बॉन्ड पोर्टफोलियो मैनेजर हैज़ बीन आस्क्ड टू कीप 45% ऑफ द पोर्टफोलियो मनी इन बॉन्ड ए। मतलब मेरे पास जितना भी पैसा पड़ा हुआ है वो मुझे 45% ए में लगा देना है। कैलकुलेट द परसेंटेज amount to be invested in bonds B and C that need to be purchased to immunize the portfolio। क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि मेरे पास जो पैसा पड़ा हुआ है उसमें से 45% तो मैं ए में लगाऊंगा, ये फिक्स है। एक तरीके से बोल रहा है कि मुझे वेट्स ऑफ ए दिया हुआ है 45%, और वेट्स ऑफ बी और वेट्स ऑफ सी निकालो, जिससे कि पूरा का पूरा बॉन्ड पोर्टफोलियो यानी कि पूरा का पूरा बास्केट जिसमें ए बी और सी पड़ा हुआ है वो इम्यूनाइज हो जाए। सबसे पहले तो हमको ये दिया हुआ है कि वेट्स ऑफ बॉन्ड ए यानी कि WA इज़ 45% यानी कि 0.45। नाउ द टोटल ऑफ द वेट्स ऑफ ऑल द बॉन्ड्स इन अ पोर्टफोलियो इज इक्वल टू 1। ये बेसिक नॉलेज है कि एक पोर्टफोलियो के अंदर में जितने भी इन्वेस्टमेंट्स हुए रहते हैं उन सबका जो वेट्स होता है उसका सम 1 आना चाहिए। यहाँ पे मेरे बॉन्ड्स की बात चल रही है तो मैं बोलूँगा कि टोटल द वेट्स ऑफ ऑल द बॉन्ड्स इन अ पोर्टफोलियो इज़ 1। मतलब WA प्लस WB प्लस WC इज इक्वल टू 1। WA मेरे पास है 0.45, तो WB प्लस WC मेरा आ जाएगा 1 माइनस 0.45 यानी कि 0.55। तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि WC का मतलब 0.55 माइनस WB है। नाउ टू इम्यूनाइज द पोर्टफोलियो द फॉलोइंग इक्वेशन शैल होल्ड ट्रू। ये बात कर चुके हैं कि जो इक्वेशन मैंने सिखाया था अगर वो ट्रू है, इट होल्ड्स ट्रू, तो आपका बॉन्ड पोर्टफोलियो इम्यूनाइज है। तो वेट्स ऑफ ए, ड्यूरेशन ऑफ ए, वेट्स ऑफ बी, ड्यूरेशन ऑफ बी, वेट्स ऑफ सी, ड्यूरेशन ऑफ सी इज इक्वल टू कैश आउट फॉर टाइम। ये आपके पास है, ये भी आपके पास है, ये आपके पास नहीं है लेकिन 5.833 आपके पास है ड्यूरेशन ऑफ बी, प्लस वेट ऑफ सी की जगह आप यहाँ पे लिख सकते हैं 0.55 माइनस वेट ऑफ बी इंटू 4.242 इक्वल टू 6 ईयर्स। अब आप देखेंगे तो ये वाला जो आपका इक्वेशन है ये सिंगल वेरिएबल वाला बन चुका है जिसमें आप वेट्स ऑफ बी निकाल सकते हो। तो वेट्स ऑफ बी आ जाएगा 0.3639 और 36.39% अप्रॉक्सीमेटली, एंड वेट ऑफ सी आ जाएगा 0.55 माइनस 0.3639 यानी कि 0.1861 यानी कि 18.61%। तो इस तरीके से आपका बॉन्ड पोर्टफोलियो बन जाएगा। इसमें ए आपका 45% के बराबर है, बी आपका 36.39% है और सी आपका 18.61% है, और ये कम्प्लीटली इम्यूनाइज हो चुका है क्योंकि ये वाले पोर्टफोलियो ने ये वाला इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है उसको सेटिस्फाई कर लिया है। आगे बढ़ते हैं। आफ्टर द पोर्टफोलियो हैज बीन फॉर्मुलेटेड एन इंटरेस्ट रेट चेंज अकर्स इंक्रीजिंग द यील्ड टू 11%। कौन से यील्ड की बात कर रहे हैं? YTM की बात कर रहे हैं। द न्यू ड्यूरेशन ऑफ दीज बॉन्ड्स आर बॉन्ड A 7.15, बॉन्ड B 6.03, बॉन्ड C 4.27। इज द पोर्टफोलियो स्टिल इम्यूनाइज्ड? वाई और वाई नॉट? क्वेश्चन का ये पूछना है कि अभी भी इम्यूनाइज है कि नहीं। तो इम्यूनाइजेशन चेक करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आप उस इक्वेशन को चेक करो। तो लेट अस चेक द इक्वेशन। 0.45 इंटू 7.15 प्लस 0.3639 इंटू 6.03 प्लस 0.1861 इंटू 4.27, ये आएगा 6.20 ईयर्स, विच इज़ नॉट इक्वल टू द कैश आउटफ्लो टाइम 6 ईयर्स। So it is not immunized, simple।
नाउ डिटरमाइन द न्यू परसेंटेज of B and C bond that are needed to immunize the portfolio. Bond A remaining at 45% of the portfolio. क्वेश्चन का बस कहना है कि जो आपने पार्ट 2 सॉल्व किया है, यानी कि ये वाला जो आपने सॉल्व किया है, इसको फिर से सॉल्व करो. बस इस बार क्या करो, जो इनके ड्यूरेशंस है ना अलग अलग, वो दूसरे वाले यूज़ करो, यानी कि नए वाला ड्यूरेशन यूज़ करो. बाकी सब हम सेम रखने की कोशिश करेंगे. यानी कि ये भी 0.45 है, ये चेंज हो जाएगा 7.15, ये डब्ल्यू बी रहेगा 6.03 और यही 0.55 माइनस डब्ल्यू बी ही रहेगा 4.27, 6 के बराबर. सॉल्व करेंगे वैसे ही तो वेट्स ऑफ बी आएगा 24.66% और वेट्स ऑफ सी आएगा 30.34%. इस तरीके से सॉल्व होता है आपका इम्यूनाइजेशन का क्वेश्चन.